गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो आज मैं आपको बीएनएस के वेरी इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। इससे पहले भी हम तकरीबन जिस तरीके से आज आप क्लास देख रहे हो उस तरीके से आप एमडी लो क्लासेस के चैनल पे विजिट करना, लाइव वाले सेक्शन में जाना। इससे पहले हम तकरीबन 400 से 450 एमसीक्यूज कर चुके हैं अभी लेटेस्ट के कुछ 5 to 6 डेज में। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। अब फटाफट क्लास में सभी जने आ जाइए क्योंकि अपने करने वाले हैं बीएनएस के 30 एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है कि बीएनएस के अंतर्गत आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति की सहमति से बल प्रयोग करना, बिना सहमति बल प्रयोग करना, विधि द्वारा अधिकृत बल या आत्मरक्षा में बल। देखो अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम। आत्मरक्षा में अगर फोर्स यूज करते हैं तो वो अपराध ही नहीं है, तो आपराधिक बल होगा नहीं। विधि द्वारा अधिकृत बल, अब देखो लॉ हमें तभी ऑथराइज करता है फोर्स यूज करने का जब जरूरत है। अब यहाँ पे तो उस चीज की बात ही नहीं की, हमसे पूछ रहा है क्रिमिनल फोर्स, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति की सहमति से बल प्रयोग। अगर हम किसी पे सहमति से फोर्स का यूज करेंगे तो वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि हमें जब सहमति ही मिल गई तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिना सहमति बल प्रयोग। यस, जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोषपूर्ण लाभ। इसे हिंदी में कहा जाता है सदोष अभिलाभ, wrongful गेन। अब सदोष अभिलाभ का अर्थ क्या है? वैध संपत्ति पर अर्जन, लॉफुल गेन प्राप्त करना, अवैध संपत्ति प्राप्ति पर अनलॉफुल गेन, या न्यायिक आदेश से लाभ या विरासत से लाभ, इनहेरिटेंस जिसे अपने कहते हैं। अब यहाँ पे देखो wrongful गेन एंड wrongful लॉस, इसका टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस की डेफिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा बेनिफिट होता है जो हम अनलॉफुल तरीके से बताते हैं। यस, जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, किस धारा के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है? अब हमेशा जब भी सेक्शन बेस्ड चीजें आए तो ध्यान रखना है कि डेफिनेशन पूछ रहा है या पनिशमेंट पूछ रहा है। अब कंफ्यूज करने के लिए 103 भी दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए 101 भी दे रखा है। तो हम क्वेश्चन को फोकस करेंगे, डेफिनेशन पूछ रहा है तो डेफिनेशन मर्डर की का है 101 में। अगर यहाँ दंड पूछता देन हम क्या करते 103। यस, तो ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन बता रहा है उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है सदोष मानव वध। कल्पेबल होमिसाइड और हत्या में क्या डिफरेंस है? सिर्फ रिजल्ट का ही डिफरेंस है, या इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस है, प्लेस का डिफरेंस है, या फिर टाइम का डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब प्रॉब्लम में हम कंफ्यूज होते हैं कि मर्डर लगाएं या कल्पेबल होमिसाइड लगाएं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही पर्सन मर रहे हैं। तब मैं आपको बताती हूँ, आपको 3 तरीके से प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना है, एक्ट, इंटेंशन और नॉलेज। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इंटेंशन एंड नॉलेज वाला ऑप्शन बता रहे हैं उनका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या जरूरी है? अब देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब हम पढ़ते हैं तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती है। क्या? पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, दूसरा अवैध कार्य, तीसरा कार्य तो वैध है लेकिन कर कैसे रहे हैं? अवैध साधनों से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अवैध साधनों से कर रहे हैं, और क्या देते हैं? सहमति प्रकट करते हैं। तो ऐसा काम किस में आता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है। अब देखो क्या आवश्यक है? एक व्यक्ति या 2 या अधिक व्यक्ति की सहमति, अपराध का पूर्ण होना, या साक्ष्य का अभाव। अब देखो लैक और एविडेंस की तो बात ही नहीं है कॉन्स्पिरेसी में। अपराध का पूर्ण होना, कॉन्स्पिरेसी कहती है भले ही अपराध ना किया जाए बट आपने कॉन्स्पिरेसी कर ली, प्लानिंग्स कर ली तो ऑफेंस बनेगा। एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है? 2 व्यक्तियों की। तो आप जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन इंटेंशन किससे संबंधित है? सामान्य आशय, व्यक्तिगत अपराध से,
सिविल डिस्प्यूट से, सामूहिक अपराध से, जॉइंट लाइबिलिटी से या फिर प्रशासनिक कार्य से। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी जने आंसर देंगे। 6 में कॉमन इंटेंशन किससे संबंधित है? तो देखो कॉमन इंटेंशन में क्या करते हैं, दो या अधिक व्यक्ति या सेवरल पर्सन किसी एक काम को करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो उसमें क्या बनती है, सभी की जॉइंट लाइबिलिटी बनती है। तो आपका अगर सी ऑप्शन है तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है चोरी के लिए क्या आवश्यक है। अब देखो चोरी के लिए 5 की पॉइंट हमें चोरी के लिए पढ़ने पड़ते हैं। क्या? किसी व्यक्ति के कब्जे में से क्या उठाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे उठाते हैं? उसकी कंसेंट के बिना, कंसेंट के बिना। प्लस इंटेंशन कैसा होता है, बेईमानी का। हम क्या करते हैं, हटाते हैं, तो हटाना क्या होता है, चोरी होता है। अब देख लो इनमें से पांचों की पॉइंट में से कौन सा की पॉइंट मैच कर रहा है। सरकारी अनुमति ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही नहीं है, डेफिनेशन में ही नहीं है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की गई है, संपत्ति के ट्रांसफर की बात नहीं की गई है, डिसऑनेस्टली बेईमानी की बात की गई है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है डकैती के लिए कितने पर्सन चाहिए। तो डकैती के लिए हमें कम से कम 5 व्यक्ति चाहिए। देखो लूट और डकैती में क्या डिफरेंस होता है। लूट और डकैती में जब लूट 5 या अधिक व्यक्ति करते हैं तो वो हो जाती है डकैती। अगर लूट एक व्यक्ति ने की, 4 व्यक्ति ने की, तो लूट में ही काउंट होगी। अगर जैसे ही संख्या 5 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किससे संबंधित है। संपत्ति के दुरुपयोग से, शारीरिक चोट से, मौखिक अपमान से या टैक्स की चोरी से। अब देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने क्या किया है, विश्वासघात किया है। मैंने आप पे विश्वास किया, आपने उस विश्वास को नहीं रखा, आपने क्या किया, मेरा विश्वास तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी दी रखने के लिए आपने उसका मिसयूज किया, जिसकी वजह से मेरा विश्वास टूटा, तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। जो भी ये ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही है। मानहानि, डेफामेशन में क्या जरूरी है, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, साइलेंस या सरकारी आदेश। अब देखो मानहानि में क्या होता है, के लिए क्या जरूरी है। अब यहाँ पे जब हम मानहानि कर रहे हैं तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मानहानि के लिए झूठे स्टेटमेंट आप करते हो, ऐसे स्टेटमेंट करते हो जिससे रेप्यूटेशन पे इफेक्ट पड़ता है, कैरेक्टर पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या होती है, डेफामेशन होती है। तो सच अगर स्टेटमेंट कह देंगे तो वो तो मानहानि नहीं है, अपवाद कहता है। साइलेंस रहना, यहाँ पे बात नहीं की गई है, सरकारी आदेश का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई व्यक्ति ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है पर मृत्यु नहीं होती है, किस श्रेणी में आएगा। अब देखो साधारण चोट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु होने की संभावना वाली चोट है, तो सिंपल चोट तो नहीं आएगी। ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। तो जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नॉलेज और इंटेंशन में मेन अंतर क्या है। दोनों समान नहीं है, अगर समान होते तो अंतर ही नहीं पूछा जाता। देन ज्ञान एक जो है परिणाम की संभावना है, और इरादा क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, अबैटमेंट, उकसाना में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। इंस्टिगेट करना, सहायता, षड्यंत्र या अपराध का घटित होना। देखो दुष्प्रेरण में अपराध का घटित होना जरूरी नहीं होता, बाकी इंस्टिगेट है, एड है, कॉन्स्पिरेसी है, तो आवश्यक तत्व नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, पागल व्यक्ति है, अगर उस अवस्था में वो अपराध करता है तो एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, उसकी क्या लायबिलिटी होगी, पूर्ण लायबिलिटी नहीं होगी।
आंशिक लाइबिलिटी भी नहीं होगी, यहाँ पे केवल जुर्माना भी नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पागल व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं। निजी प्रतिरक्षा का कब समाप्त हो जाती है? जब खतरा समाप्त हो जाता है, पुलिस आने पर, चोट लगने पर या शिकायत करने पर। देखो प्राइवेट डिफेंस एक क्वेश्चन आता है कब स्टार्ट होता है, तो जब खतरा शुरू हो जाता है तब से प्राइवेट डिफेंस भी शुरू हो जाता है। कब तक बना रहता है? जब तक खतरा बना है तब तक डिफेंस भी बना है। कब समाप्त हो जाएगा? जब खतरा समाप्त हो जाएगा तब डिफेंस भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थिति में सहमति वैलिड नहीं मानी जाती है? नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है। जब स्वतंत्र रूप से दी है तब तो वैलिड है, धोखे से प्राप्त है तब वैलिड नहीं है, रिटर्न में दी गई है तब वैलिड है, जब विटनेस के सामने दे रहे हैं तब वैलिड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीवियस हर्ट में क्या शामिल होती है? ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट, हड्डी टूटना, हाथ टूटना, पैर टूटना या फिर दांत टूटना, आंख खराब कर देना, कान खराब कर देना, सुनने की शक्ति खत्म कर देना। अब देखो छोटी चोट तो गंभीर नहीं हो सकती, अस्थिभंग फ्रैक्चर ग्रीवियस हर्ट हो सकते हैं, छोटी मोटी खरोचे लगना भी ग्रीवियस हर्ट नहीं है, वो किस में आता है? हर्ट में आता है। स्वेलिंग आना भी ग्रीवियस हर्ट नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास का मेन तत्व क्या होता है? एक चीज ध्यान रख लो, अगर किसी ने आपको अभित्रस्त किया है तो मतलब आपको डराया है। अभित्रास का मतलब क्या होता है? डर दिखाना। अब क्या है? कॉजिंग फियर, टेकिंग प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करना या साइलेंस रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप बता रहे हो, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यदि अपराध सामान्य आशय से किया गया हो तो लाइबिलिटी किस पर होगी? किस पर दायित्व होगा? केवल मुख्य अपराधी पर, सहभागी ऑल पार्टिसिपेंट्स पर, विटनेस पर या पुलिस पर? अब सामान्य अपराध में सेवरल पर्सन्स, कई व्यक्ति मिलकर एक अपराध को गठित करते हैं, तो सभी व्यक्ति इक्वल लाइबल होंगे। अगर यहाँ पे 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी का मर्डर करते हैं तो मर्डर के साथ रीड विद कॉमन इंटेंशन लगेगा, हर एक व्यक्ति मर्डर से लाइबल होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप लोग बी बता रहे हो, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी और डकैती में क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्लेस का डिफरेंस है, व्यक्तियों की संख्या का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है, वैल्यू का डिफरेंस है? तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या का डिफरेंस है। एक व्यक्ति करेगा तो चोरी, अगर 5 व्यक्ति करेंगे क्या हो जाएगा? लूट और डकैती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई व्यक्ति गलत पहचान के कारण अपराध करता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन सही नहीं होने की वजह से अपराध करता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा, गंभीर अपराध है, दंडनीय है या एक्सेप्शन है? बताना मुझे इसका क्या आंसर होगा। क्या आप इसको सीरियस ऑफेंस में काउंट करोगे या नॉर्मल ऑफेंस में काउंट करोगे? यस, जो भी स्टूडेंट एक्सेप्शन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर तथ्य की भूल हुई है, तथ्य की भूल माफी योग्य होती है, तो अगर भूल में गलत पहचान के कारण ऑफेंस हुआ तो हमें एक्सेप्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तथ्य की भूल हुई है, गलत पहचान के कारण या तथ्य की भूल के कारण अपराध करता है, तो वो किस में काउंट होगा? एक्सेप्शन काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दुर्भावना, मैलिस का क्या अर्थ है? सद्भावना, जस्टिस, कानूनी कर्तव्य या बुरी नियत? अब ध्यान से सुनो, एक आता है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है अच्छे इंटेंशन से किया गया काम। मैलिस दुर्भावनापूर्ण, बुरे आशय से, तो क्या हो जाएगा इसमें? बैड नियत, बुरी नियत से, गलत इंटेंशन से किया गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, छल। छल में क्या जरूरी है? चीटिंग में क्या चीज होनी चाहिए? ए ऑप्शन प्रवंचना, बी विश्वासघात,
सी अनुबंध या डी अनुमति। अब देखो जब भी छल की बात आएगी हम कहते हैं कि मेरे साथ चीटिंग हो गई। कैसे हुई? क्योंकि व्यक्ति ने मेरे से सही बात छुपा के मुझे कुछ और बता दिया और मैंने उसकी बात मान ली और जाके उसकी बात मान के कोई काम कर लिया। अब सामने वाले ने तो मुझे चीटिंग किया ना, क्योंकि तथ्यों को छिपाया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, प्रवंचना का मतलब फैक्ट को छिपाना क्या होता है? चीटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यदि कोई व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग में झूठा एविडेंस देता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में झूठा एविडेंस देगा तो किस में काउंट होगा? डेफामेशन में, मिथ्या साक्ष्य देने में, चोरी में या हमला में? तो अगर झूठा एविडेंस देंगे तो मिथ्या साक्ष्य देने में काउंट करेंगे। अगर झूठे एविडेंस बनाओगे तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में काउंट करेंगे। कूट रचना करोगे तो अगर आप ऐसे एविडेंस बना रहे हो ताकि आप उनको आगे इन फ्यूचर असली के रूप में यूज कर सको तो वो किस में काउंट होगा? कूट रचना में काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सदोष अवरोध wrongful restraint और सदोष परिरोध wrongful confinement में क्या अंतर है? देखो अवरोध करना, अवरोध में एक रास्ता ब्लॉक करते हैं, बाकी 3 में आप जा सकते हो। परिरोध, परि का मतलब होता है चारों ओर से, हम चारों रास्ते आपके ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से आप निश्चित परिसीमा से बाहर नहीं जा सकते हो। तो ऑप्शन क्या होगा? टाइम का, प्लेस का, पूर्णतः रोक का या व्यक्ति का? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट रेस्ट्रेंट करना ही सदोष अवरोध है। अगर एक रास्ता रोकते हैं तो सदोष अगर सारे रास्ते रोकते हैं तो परिरोध, एक रास्ता रोकते हैं तो अवरोध में काउंट होगा। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने इससे पहले 400 450 क्वेश्चन करवाए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो क्लास आप जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने से नहीं होती, क्वेश्चन भी हमें साथ के साथ सॉल्व करने होते हैं। अब ये क्लास वैसे तो एक्चुअल में लाइव होती है डेली 7 PM। अगर ये लेक्चर अगर आप मेरा पहली बार देख रहे हो प्रीमियर में तो ये 7 PM लाइव क्लास होती है, बट ये लेक्चर मैं आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक मैरिज है जो कि मुझे इवनिंग में अटेंड करनी है। इस वजह से मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स डेली इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको पता है, जो नहीं देख रहे हैं वो इस लेक्चर को देख के देन बाकी लेक्चर्स भी आप देख लेना। प्लस यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अगर आप लेना चाहते हो, PDF लेना चाहते हो, तो आप MDLO क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से आपको एक लोगो दिखेगा प्ले स्टोर पे। MDLO क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप ओपन करते ही आपको एक YouTube प्लेलिस्ट का या PDF का ऑप्शन होगा, वहां पे डेट वाइज डेट आपको PDF मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। गुड फेथ का क्या अर्थ है? गुड फेथ का मतलब बिना सावधानी काम करना, उचित सावधानी के साथ काम करना, जल्दबाजी में काम करना, लापरवाही से काम करना। अब देखो गुड, गुड मतलब अच्छा, फेथ मतलब विश्वास करते हुए, कि जब हम अच्छे से सावधानी से खुद पे विश्वास करते हुए कोई काम करते हैं तो गुड फेथ माना जाता है। मतलब जब हम सावधानी से कोई काम करेंगे तो वो गुड फेथ में आता है। इसी की तरह एक मैलाफाइड पढ़ते हैं। मैलाफाइड का मतलब होता है बुरे इंटेंशन से किया गया काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करता है, अब सेल्फ डिफेंस तो कर रहा है लेकिन जितना फोर्स यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा कर लिया, तो क्या होगा? पार्शियल लायबिलिटी होगी, कंप्लीटली छूट मिलेगी, कोई लायबिलिटी नहीं है, या फिर वार्निंग दी जाएगी। अब बताएंगे सभी जने इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब देखो आपको बेनिफिट यहां मिल जाएगा किस चीज का? डिफेंस का। लेकिन डिफेंस को भी लिमिटेड रखा गया है कि जितनी जरूरत है उतना यूज करो। अब जितना बाहर आप उस चीज को यूज करोगे तो आपकी कुछ लायबिलिटी तो बनेगी, आपको हम कंप्लीटली नहीं छोड़ेंगे, कुछ लायबिलिटी हम आपके ऊपर इंपोज करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आपराधिक अतिक्रमण, क्रिमिनल ट्रेसपास का मुख्य तत्व क्या है? प्रवेश करना, दुर्भावनापूर्ण काम करना, दोनों या कोई नहीं। अब क्रिमिनल ट्रेसपास की बात है तो एंट्री लेना और किस इंटेंशन से लेना? अपराध करने के इंटेंशन से लेना। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या का प्रयास और गंभीर चोट में अंतर किस पर निर्भर करता है? परिणाम पर, इंटेंशन पर, स्थान पर या समय पर? अब हत्या का अटेम्प्ट करना और गंभीर चोट किस चीज पे डिपेंड करता है? याद रखना परिणाम पे करता है, और सॉरी याद रखना इंटेंशन पे करता है। जब इरादा आपका मर्डर करने का है, नहीं हुआ तो अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा आपका केवल चोट पहुंचाने का है, मारने का तो इंटेंशन ही नहीं है। तो हर चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए एक्ट, इंटेंशन और नॉलेज पे डिफरेंस पड़ता है। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि एमडी लॉ क्लासेस में एक यूट्यूब पे 2 तरीके की क्लासेस चल रही है। पहली मेंबरशिप में 59 की मेंबरशिप में सीपीसी हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, कुछ ही ऑर्डर्स हमारे 5 से 6 या 7-8 ऑर्डर बचे हैं, बाकी कंप्लीट सीपीसी वहां करवा दी है। सेक्शन 1 से 158 पूरे मिल जाएंगे अगर आज आप मेंबरशिप बाय करते हो। देन इसके बाद ऑर्डर 1 से तकरीबन ऑर्डर 33 या 34 तक करवा दिया है। शायद नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर 35 इंटरप्लेडर सूट में पढ़ने वाले हैं। तो आज अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो सारी क्लासेस आपको वहां मिल जाएगी विद और प्रीमियम क्वालिटीज के बीएनएसएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मेंस के आंसर राइटिंग की क्लास मिल जाएगी। और अगर आप कुछ चीजों को थोड़ा और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप 399 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर आपका एम ही जुडिशरी एपीओ जेएलओ है तो आप एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर जाके सारे कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जर्नल एक्सेप्शन। अपवाद का क्या उद्देश्य होता है? दंड को बढ़ाना, एविडेंस देना, प्रक्रिया बदलना या दायित्व हटाना। अब देखो अपवाद चीजें जब होती है तब हमारे ऊपर से लायबिलिटी हटा दी जाती है। क्यों? जब अगर मैं खुद के सेल्फ डिफेंस में काम कर रही हूं तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैंने सेल्फ डिफेंस में ज्यादा फोर्स का यूज कर लिया तो मेरे ऊपर थोड़ी लायबिलिटी होगी। तो एक के बाद चीजों को कनेक्ट करते हुए हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस हमने बीएनएस के किए। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। इसी के साथ अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर एमडी लॉ क्लासेस के लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक चीज आपको करनी है, पॉजिटिव कमेंट एंड क्लास को लाइक। देन इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है, आप नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।